हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन माय चैनल। इससे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, अपनी जो 10th MP बोर्ड इंग्लिश बुक है उसकी जो फर्स्ट पोएम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, उसको समझा था। अब उसके आगे आज की क्लास को हम ले जाते हैं और जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको आती है, स्टूडेंट को आती है, वो इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने में आती है। और ये प्रॉब्लम स्पेशली जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश से थोड़ी सी समस्या होती है, उनको अधिक आती है। उनको याद एक तो बहुत समय लगता है याद करने में और भूलते बहुत जल्दी है। तो यदि आपकी ये समस्या है कि आपको इंग्लिश के आंसर याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आप अगर भूलते जल्दी हैं, तो आप कृपया शांति से इस क्लास को देखें। इस क्लास के बाद शायद आपको बहुत सारे आंसर दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत ही कम समय में याद हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स की अरेंजमेंट एक सेंटेंस बनाता है। तो मुख्यतः क्वेश्चन क्या है? एक सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस है तो इसकी एक संरचना है। यदि ये सेंटेंस है, वाक्य है, तो इसकी एक संरचना है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की वाक्य संरचना में प्रश्न के लिए सबसे शुरुआत में आप देखेंगे कि आपको मिलेगा एक WH वर्ड। ठीक है, क्या मिलेगा? एक WH वर्ड। अब WH वर्ड से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। WH वर्ड कौन कौन से हैं? लिमिटेड हैं। एक जैसे व्हाट आप जानते हैं, वेयर, ठीक है, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये सारे WH वर्ड हैं, ठीक, जिनसे आपके प्रश्न की शुरुआत होती है। और एक और होता है हु। इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। इसका मतलब इसका व्यवहार इन WH से अलग है। कैसे अलग है? कैसे प्रश्न इसका अलग आता है और इसका आंसर लिखने का तरीका कैसे अलग होता है, ये हम समझेंगे आगे। तो अभी के लिए जो वाक्य संरचना की बात कर रहे थे, तो जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले WH वर्ड आते हैं। WH से मतलब ये सारे शब्द इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब WH के बाद जो वर्ड होता है हमारे उस सेंटेंस में, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको देखने मिलेगा सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मिलेगा देखने मेन वर्ब और उसके बाद ओ फॉर आप कभी इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कभी अदर वर्ड। अदर वर्ड से मतलब है मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड। वो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया। और इसके बाद आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसके आगे जब हम चलते हैं, तो ये तो हमारे प्रश्न की संरचना हो गई, ठीक, ये हो गई हमारे प्रश्न की संरचना। अब इसके जब हम आंसर की बात करते हैं, तो आंसर इसका दो प्रकार से दिया जा सकता है। इसी प्रश्न का आंसर, ठीक है, आंसर भी तो एक वाक्य होगा। जो आंसर जो एक वाक्य होगा वो दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। पहला एक जिसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव से मतलब है जिसमें नॉट नहीं होता है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। और एक हो सकता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से मतलब क्या हो सकता है? सकारात्मक। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, बस, ठीक है। और जब नेगेटिव की बात होगी तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। और एक प्रश्न भी आपके डूएस डायरेक्टेड में आता है, मेक इनटू नेगेटिव या चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए भी समझ लें कि किसी भी इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं। तो उसको नेगेटिव बनाने का तरीका होता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब हम ढूंढें और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा दें, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद
अदर वर्ड, और अदर वर्ड्स जैसे कि कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये दो प्रकार से हम कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं किसी भी प्रश्न का। ठीक है, अब ये कैसे लागू करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, तो हम प्रश्न को लिखते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्लास 10th कौन सा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो चलो पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं, और पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर want the Lord to do at first। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हमें इसको कैसे प्रयोग में लाना है, जो चीज़ हमने अभी समझी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जिस भी प्रश्न का आंसर याद कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रश्न को हमें देखना है। तो शुरुआत में ही हमें मिल गया WH वर्ड। अब इसके हिसाब से शुरुआत में WH वर्ड, उसके बाद क्या होना चाहिए, WH के वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होगी। मतलब हमें पता चल गया कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो शब्द है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया ये, सब्जेक्ट। हाँ, यहाँ आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है, दो शब्द भी हो सकते हैं, और दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे यहीं पे अपन देखें, लिखा मोहन इज प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक शब्द है। जैसे आपके इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में दो शब्द आए, द और स्पीकर, तो दो शब्द का भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, प्लेयर ऑफ दिस टीम आर प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में आप बताओ, ये सब्जेक्ट जो है वो 1 2 3 4 शब्द का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा, लेकिन आप बने रहेंगे जब इस क्लास में कंटिन्यू, तो आपकी वो समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। खैर, अभी तो वो आ नहीं रही दिक्कत, तो उसके बारे में हम बात क्यों करें। तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका, सब्जेक्ट के बाद तो भाई मैन वर्ब है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आया, मैन वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमें एक आंसर में चाहिए, आंसर में क्या चाहिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपको मैन वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ये तीन शब्द तो आपके सेंटेंस में ही है, प्रश्न में ही हैं। ठीक है, तो इतना तो हम अरेंज कर ही सकते हैं। तो जब हम इसके आंसर लिखते हैं तो आंसर में क्या आता है भैया, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है आंसर, चाहे सब्जेक्ट सेंटेंस जो आंसर है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होनी है। और जब हम सब्जेक्ट लिखें तो एक चीज़ का बस हमें ध्यान रखना है, वो क्या है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा लिखना है। ठीक है, तो द स्पीकर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या चाहिए अपन को, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहाँ पर और मैं चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर ये तीन हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करें, डू, डज और डिड, ठीक है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब आपके प्रश्न में हों और जब उसका आप आंसर दे रहे हो तो फिर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनको आप ना भी लिखो, ना भी नहीं लिखना है। कब, जब आंसर आपका पॉजिटिव हो, उस स्थिति में है। लेकिन जब नेगेटिव हो तो भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो उसके बाद नॉट हम कैसे लगाएंगे। तो नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना मस्ट है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब में ये तीन आते हैं तो इनको हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डज है, हमें तीन वर्ड तो याद ही रखने हैं ना, डू, डज, डिड। डज है, हम लिखेंगे नहीं तो फिर
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर है तो इसको लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने वॉन्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ याद रखना है, डू डज डिड, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डज की। अगर ये डज को हम नहीं लिखते हैं, इस डज को अगर हम छोड़ते हैं, आंसर में नहीं लिखते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से इसकी जो मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस अकॉर्डिंग टू उस वर्ब को के लगा देना पड़ता है, नहीं तो हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, कैसे गलत होगा, इन चीज़ों को हम आगे की क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे। खैर अभी हमारा आंसर कितना बना, द स्पीकर वॉन्ट्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब अदर वर्ड्स की बात आई, तो अदर वर्ड्स में ये लिखा द लॉर्ड, इसी के बाद द लॉर्ड टू। अब बेटा इस क्वेश्चन, स्पेशली इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है, इस डू की जगह 3-4 शब्दों को, कि इस क्वेश्चन का आंसर वास्तव में क्या है। बाकी तो सब हमने देख के ही लिखा है, आंसर हमें कितना याद करना है, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, हिज लव एट फर्स्ट, एट फर्स्ट। ये कहाँ से आया एट फर्स्ट, ये एट फर्स्ट प्रश्न से ही आया। तो अब आप देख सकते हो लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, ये कुछ शब्द हैं, लाइट द लैम्प ऑफ, लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, इतना बस याद किया और आपसे क्वेश्चन का आंसर याद हो गया। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको 1-2 बार कॉपी पर प्रश्न लिखना है, इस तरीके से अंडरलाइन करना है, और फिर जैसे मैथ्स की आप प्रैक्टिस करते हो, आपको रटने की ज़रूरत है ही नहीं, रटना सिर्फ आपको इतना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जो इतना बड़ा आंसर रटते थे, उससे तो ये बेस्ट तरीका है आपके लिए कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। या आप 2-4 बार इस वीडियो को देख लें, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न सेकंड की बात करते हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं प्रश्न, इससे कोई मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है बेटा। अब सेकंड मान लो क्वेश्चन आया आपको, व्हाट डज darkness stand for in the poem, in the poem। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डार्कनेस शब्द है वो पोयम में किसके लिए प्रयोग किया गया है। हम सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले WH वर्ड, जैसे WH आया उसके जस्ट बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब आया उसके बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा मेन वर्ब। इससे मतलब है आंसर हमने लिखा, आंसर हमने लिखा सब्जेक्ट से, तो डार्कनेस, तो भाई डार्कनेस जब सामने लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको कैपिटल बना देंगे डार्कनेस। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसा हमें याद रखना है कि डज होगा, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं लिख रहे हैं तो उसके बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, स्टैंड। तो स्टैंड को हम लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमने ये भी सीख रखा है कि डज अगर हम छोड़ते हैं तो मेन वर्ब में एस या ई एस हमें लगाना है, तो यहाँ हम स्टैंड से लिखेंगे, ठीक है। मेन वर्ब तक हो गया, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड, तो स्टैंड। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है ना, अधिकतर क्या होता है, जो वॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन से क्वेश्चन होते हैं, वॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, और जिनके आंसर होते हैं वो अधिकतर जस्ट वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। जो भी आंसर होता है वो जस्ट वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। अब ये आया वर्ब, ठीक है, वर्ब आ गया तो इसके जस्ट बाद इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टैंड फॉर, ये स्टैंड फॉर ये साथ में ही है क्योंकि वर्ब के बाद प्रपोजिशन साथ में ही होगा, ठीक है। तो स्टैंड फॉर, इसके जस्ट बाद क्या लिखेगा, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानता के लिए। और बाकी फिर जो कहते हो इन द पोएम, इन द पोएम, ठीक है। तो ये बन गया आपका आंसर। अब इस प्रश्न में, इस प्रश्न के आंसर को याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, और वो क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को याद करना पड़ेगा, और ये तरीका 1-2 बार आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपको ये रखना है ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक शब्द है यहाँ पर, इसकी जगह भाई इसको आप देख लें, लिख लें, ठीक है। अब मैं इसको छेड़खानी कर रहा हूँ, यहाँ पर है
लाइट, क्या शब्द है? लाइट, LIGHT। तो ये एक प्रश्न बन जाता है आपका, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। लाइट किसके लिए लगाया गया है या लाइट किसका प्रतीक है कविता में। तो आपको क्या करना है भाई, इग्नोरेंस की जगह क्या आएगा? इग्नोरेंस की जगह अब आएगा नॉलेज। क्या आ जाएगा? नॉलेज। लाइट किसका प्रतीक है? नॉलेज का, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 2 आंसर हो गए आपके, ठीक है। 1 2 3 आंसर हो गए इसी में, ठीक है, जो आपने याद कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? अभी तो ये डज में आए। मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन इन माई हाउस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय in my house in the poem। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। करना कैसे है? वैसे ही जैसे हम करते थे, WH वर्ड, WH के बाद ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब। ठीक है, आंसर देना है आपको। आंसर में क्या है भाई, क्या आंसर है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो करना कैसा है उतना तो हम कर ही सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या है? यू, तो यू। अब यहाँ पर यू की जगह हम लिख देंगे बी। अभी बी क्यों लिखेंगे? प्रश्न किया तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ठीक है, इससे पहले उसका नाम क्या है, ये आपको आंसर देना है। मान लो किसी ने आपसे पूछा तो आपने ये प्रश्न और ये प्रश्न, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? उत्तर आप देंगे, सीधी सी बात है, उसका नाम। ठीक है, सुरेश है, ऐसा ही देंगे, उसका नाम। तो भाई यहाँ पर जो था उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर वही आ गया उसका नाम, ये सब्जेक्ट की सब्जेक्ट मान लो थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसका आंसर आप कैसे दोगे? क्या इसका नाम ऐसा देख सकते हो कि अगर आपका ही नाम सुरेश है तो आप कह सकते हो आपका नाम सुरेश है? ये आंसर हो सकता है क्या? आप खुद सोच के बताएं। अगर प्रश्न है आपका नाम क्या है, तो क्या उत्तर हमें आप ये कहेंगे कि आपका नाम सुरेश है? ना, ऐसा नहीं होगा। फिर इसका आंसर क्या होगा? आप इसका कहेंगे मेरा नाम। ठीक है, क्या है? मेरा नाम। ठीक, तो यहाँ पर भी प्रश्न में जब प्रश्न आया यू, सब्जेक्ट यू है, तो यू वाले प्रश्न का आंसर हम कैसे देंगे? दो तरीके हो गए, या तो वी या तो आए। अभी पर्सनली आपसे तो पूछा नहीं गया है, आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं आए, कोई दिक्कत नहीं, आए भी लिख सकते हैं और इसकी जगह वी भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आप पर्सनली ले रहे हो कि हम आपसे पर्सनली पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, तो आप आई यूज़ करेंगे। और अगर आपको संबोधित पूरी क्लास के लिए बोला जाता है ना, ये पूरी क्लास के लिए बोला जा रहा है कि आप, तो वहाँ इसका मतलब हुआ एक पर्टिकुलर आपसे, एक अकेले स्टूडेंट से नहीं पूछा जा रहा है। तो उस स्थिति में ये पूरी क्लास से पूछा जा रहा है, तो उस स्थिति में अधिकतर इसका आंसर हम बी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटा? बी से। आप आए भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है। तो आए। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे ही हमें आए, हमें 3 शब्दों को याद रखना है, डू, डज, डिड। ये अगर होंगे तो हम इनको नहीं लिखेंगे, हम इनको नहीं लिखेंगे तो आगे चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है आंसर में? मैन वर्ब, और मैन वर्ब क्या है? मीन। ठीक है, अब यहाँ फिर हमें याद रखना है कि यहाँ एस लगाने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एस केवल तब लगेगा जब हम डज को अलग करेंगे। वास्तव में ये जो डज बना है वो अलग से नहीं बना है। आप देखो, डू में ई एस जोड़ के ही तो डज बना है। ठीक है, अब जब डज, ये जो ई एस है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझ लो कि ये डू, इसमें जब ई एस है ही नहीं तो ई एस दे के कहाँ से जाएगा? तो डू जब रहता है उसमें ऐसे ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। डज जब रहता है तो उसका ई एस वो यहाँ मैन वर्ब में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एस ई एस की लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैन वर्ब के बाद अब आया व्हाट डू यू मीन, आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है पोयम में जो एक शब्द है इन माई हाउस, उससे क्या अर्थ है? ठीक है, तो वी मीन, इन माई हाउस से क्या मतलब है? इन माई हार्ट, इन
माय हार्ट, ठीक है। इन पोएट्स हार्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इन माय हार्ट्स भी आप लिख सकते हैं। इन माय हार्ट्स, इतना बस याद करना है, ठीक है। फिर यहाँ से पूरा उठा के एज इट इज़ लिखना है आपको। वाई इन माय हाउस, इन माय हाउस जैसा करते हैं ऐसा, इन द पोएम, इन द पोएम, ठीक है। अब आंसर देखो आप, ये इतना सा आपको याद करना है, कहाँ लिखना है वो आपने समझ लिया, कैसे करना है वो आपने समझ लिया, तो बड़ी आसानी से आपका ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये प्रश्न किन की बात चल रही है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी। और ये किसके लिए बात चल रही है, ऐसे कई बच्चे होते हैं जो प्रश्न को याद करते हैं, आंसर को याद करते हैं और भूल जाते हैं। पहली चीज़ तो याद करने में ही बहुत समय लगता है, उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए एक का नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट सा हो वो देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, ठीक है बेटा। ठीक, तो इसका अब आंसर हमें लिखना है, ठीक। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी सब समझ विकसित हो जाएगी, सब कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगी, कहाँ क्या कैसे आता है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न में थोड़ा सा और हमारी समझ विकसित होगी। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि भाई WH वर्ड ये है, क्या है ये WH वर्ड है, लेकिन वास्तव में ये WH वर्ड जो इस तरीके के प्रश्न था, यहाँ पे मैंने जब यहाँ हु लिखा था तो मैंने कहा था इसका पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है। इसका पूछने का तरीका अलग होता है, ये दो तरीके से प्रश्न बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वर्ड से बने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ड के बाद आना क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज आपको होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब 24 होती हैं, क्या होती हैं, 24 होती हैं। उन 24 हेल्पिंग वर्ब को अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपसे गलती हो गई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ आई, तो इसका मतलब ये पूरा इसी का एक हिस्सा है। तो ये दरअसल में यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसके हिसाब से यहाँ पर मेन वर्ब भी होना चाहिए, तो मेन वर्ब भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब तो कहीं दिख ही नहीं रही। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऐसा शब्द, ये सेंटेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसकी यही मेन वर्ब, जिसकी यही मेन वर्ब है, ठीक है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब इनको हम और अच्छे से बाद में समझेंगे। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये अगर हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कोई बात नहीं। मेन वर्ब वर्ब से मतलब है, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है उससे मतलब नहीं है। इज़ हमें पता चला कि इज़ है, और ये इसके बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, इट से, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को मान लो, चाहे मेन वर्ब मान लो, ये आया। अब ये हेल्पिंग वर्ब अगर आप इसको मान रहे हो तो लिखोगे, अब इसमें मेन वर्ब है नहीं तो कहाँ से लिखोगे। अगर इसको आप मेन वर्ब लिख रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो कहाँ से लिखोगे, मेन वर्ब है तो लिखोगे। तो किसी भी तरीके से हमने इट इज़, ये इट इज़ वर्ब और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब इट इज़, अब इसके बाद हमें यहाँ लिखना है आंसर। तो इनने कहा है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प, किस प्रकार का दीपक है ये, ठीक है। तो दीपक किस प्रकार का है, इट इज़ अ ट्रांसम्यूटिंग, कौन सा है बेटा, ट्रांसम्यूटिंग, इट इज़ अ ट्रांसम्यूटिंग लैम्प। तो इस व्हाट काइंड ऑफ की जगह बस आपको क्या याद रखना है, इस व्हाट काइंड ऑफ की जगह ये शब्द आया ट्रांसम्यूटिंग, अकेला ये रखना है, और लैम्प की जगह लैम्प, और बाकी जो बचा उसको एज इट इज़ लिखना है जैसे कि सेंटेंस में ही लिखा है, मतलब प्रश्न में लिखा है। ये बन गया आपका आंसर। तो कैसा प्रश्न आंसर हुआ, इट इज़ अ ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इन द पोएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बड़े क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे किसी और क्लास में। तो अभी ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप देखें, इनको आप मेरे साथ याद करें, ठीक है। किया होगा और एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक दो बड़े क्वेश्चन पर जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको
तरीके दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप में कैपेसिटी है, आप में अगर आप याद कर सकते हैं बड़े से बड़ा, तो आप वैसा ही करें जैसा आपको उचित बताते हैं आपके टीचर। ये केवल उन बच्चों के लिए मेरा प्रयास है जो याद ना होने के या याद होने में समय लगने के कारण क्वेश्चन को आंसर को याद करना ही छोड़ देते हैं। बहुत कम ही प्रश्न के उत्तर वो याद करते हैं, कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास उन सभी बच्चों के लिए है, और आप जैसे होशियार बच्चों के लिए भी है कि आप अधिक से अधिक और कम से कम समय में अधिक से अधिक याद कर पाएँ और अच्छे नंबर से पास हो पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं इससे रिलेटेड या आपके विषयों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको डायरेक्ट ही उसका नोटिफिकेशन मिले, आप उसको मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर द डे। बाय।